हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में फंडामेंटल राइट्स का सेकेंड जो क्लास है हमारा वो लेके हम आए हैं। ध्यान से समझना कि ये टॉपिक आपको हर एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। हर एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं से इससे क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। तो एक एक करके हम लोगों ने उसमें 14 से 18 तक देख लिया पार्ट। अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो 19 से लेके 32 तक देखेंगे इस पार्ट में, और उसके बाद जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे इस टॉपिक से आए हुए सभी प्रकार के क्वेश्चंस को, जो हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो या अदर स्टेट का सर्विस कमीशन हो, तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। तो जिस प्रकार पॉलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कहो कि पॉलिटी में फंडामेंटल राइट आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। तो हम आगे देखते हैं पहले इस टॉपिक को, जो हमारा था फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें जो आर्टिकल 19 है, 19 में कुल 7 प्रकार के राइट दिए गए थे। 7 प्रकार के 7 तरह के राइट थे, जो 19 के 1 का A B C D लेके G तक था। F वाले को हटा दिया गया, F वाले को एलिमिनेट किया गया 44th अमेंडमेंट 1978 में, जिसमें था कि आप राइट था आपके पास कि आप कितना भी संपत्ति एक्वायर कर सकते हो, तो उसे 44th अमेंडमेंट से उसे हटाया गया था। यानी हमारे पास अब 6 प्रकार के आज़ादी है। 6 प्रकार की आज़ादी क्या क्या है वो ध्यान देना। पहला आज़ादी जो है वो है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। हम कुछ भी बोलने के लिए आज़ाद हैं, हम कुछ भी स्पीच देने के लिए आज़ाद हैं। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि हम कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं। आप ऐसे भी दिमाग में बिठा के रखो कि फंडामेंटल राइट कहीं से भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, कि उसमें एक्सेप्शंस हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको रोका गया है। रोका कहाँ जाता है? जहां भी आपके सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को रोक आप हनन करना शुरू कर दोगे। यानी कि हम बोलने के लिए आजाद हैं। कब तक? जब तक हम अपने देश के सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अगर हम देश के इन चारों टर्म के खिलाफ बोलना शुरू कर दें तो वो आपकी आजादी नहीं होगी, वो एक क्राइम हो जाएगा। तो पहला जो है 19 का 1 का A, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हम बोल सकते हैं। इसी में आप ऐड कर सकते हो फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो आपके फंडामेंटल राइट में कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट वो इसके अंदर ऑलरेडी है। इसी में आपको मिलेगा फ्रीडम ऑफ फॉर एडवर्टाइजमेंट, जो प्रचार देखते हो टीवी में, वो प्रचार करने की आज़ादी। इसी में ही आपको मिलेगा फ्रीडम ऑफ टेलीफोनिक, कि आप टेलीफोनिक बात कर सकते हो किसी के साथ। वैसे ही आपको इसी में आपको मिल जाएगा आपका जो आज के डेट में इंटरनेट आप कर यूज कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो, आपको आजादी है, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, बशर्ते कि वो आपके देश के सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी के अगेंस्ट नहीं जाए। वैसे ही है फ्रीडम ऑफ असेंबली, आपका आर्टिकल 19 1 का B, शांतिपूर्वक रूप से आप कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हो। अब इसको ऐसे समझो कि जो हमारा है कि जैसे मान लो शांतिपूर्वक सम्मेलन कर रहे हैं हम शांतिपूर्वक रूप से अगर हम बंद कर रहे हैं तो वो वैलिड है, लेकिन जैसे ही वो अशांतिपूर्वक हुआ, जैसे ही उसमें वायलेंस इन कर गया, तो वो आपका बैन हो जाएगा। तो ये आपको आजादी देता है 19 का 1 का B, कि आप कहीं पर भी सम्मेलन, सभा सम्मेलन कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली। वैसे ही 19 का 1 का C जो है वो आपको फ्रीडम देता है एसोसिएशन बनाने का। आप एसोसिएशन बना सकते हो, आप सोसाइटी बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, आप यूनियन बना सकते हो, आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने तक का ही आपको यहां पर आजादी मिलता है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आप कर सकते हो। ये आपको आजादी है, संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता। वैसे 19 का D जो है वो है सर्वत्र आबाद संचरण। मतलब क्या हुआ कि आप अपने देश में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन योर कंट्री, विद इन कंट्री, आप अपने इंडिया में कहीं भी
घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। क्या कहीं भी जा सकते हो? सिंपल सोचो, मान लो मिलिट्री का बेस है, क्या आप वहां घुस सकते हो? नहीं घुस सकते हो, वहां आप कभी नहीं घुस सकते हो। तो मान लो कि मिलिट्री का बेस ले लिए एग्जाम्पल में, हम कहां कहां गड़बड़ी होगी ये दिमाग में बिठाओ। मिलिट्री का बेस है, मान लो कि नेशनल पार्क है, मान लो बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसका एक ताजा एग्जांपल आप लो दिमाग में बिठाओ। जैसे अभी देश में लगा था लॉकडाउन, देश में लगा था लॉकडाउन, क्या आप कहीं भी मूव करने के लिए आजाद थे? तो आप कह सकते थे आपके मौलिक अधिकार का हनन हो गया? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? जहां पे सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी की बात आ जाएगी, इसी में आप ले लो मेडिकल ग्राउंड पर आपको रोका जा सकता है। जैसे अभी बीमारी फैली हुई थी, एक बीमारी थी जो वायरल थी, जो छुआछूत की तरह बीमारी थी, जो फैल सकती थी, तो मेडिकल ग्राउंड पर तो आपको फ्रीडम है, आप मूव कर सकते हो अपने कंट्री में कहीं भी, बट कहीं ना कहीं आपको रोका गया। इसीलिए हमने कहा कि फंडामेंटल राइट इज नॉट ए एब्सोल्यूट राइट। ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये आपके कंट्री को देखो, पहले कंट्री की सुरक्षा को, कंट्री के सोवरेनिटी को, कंट्री के इंटीग्रिटी को, कंट्री के यूनिटी को, इसको देखने के बाद ही आपको वो राइट मिलेंगे। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है विद इन योर कंट्री, बट आप बहुत जगह नहीं जा सकते हो जहां पे आपको रोका गया हो। तो ये मिलता है आपको 19 का 1 का डी में। वैसे ही जब आप मूव कर रहे हो तो आप कहीं भी जाकर निवास कर सकते हो, कहीं भी आप जाके बस सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने जा रहा है। बट कंडीशन फिर से अप्लाई रहेगा, एक्सेप्शन फिर से रहेगा, और उस एक्सेप्शन के अलावा आपको पूरे देश में कहीं भी निवास करने, कहीं भी बसने की आजादी रहेगी। उसके बाद है 19 का 1 का जी कि आपको फ्रीडम है प्रोफेशन का, कि आपको जो भी कारोबार करना है, जो भी पेशा अपनाना है, आप अपनाने के लिए आजाद हो। मान लो कि कोई पेशा अपनाने के नाम पर बोलता है कि हम टेररिस्ट का, हम बम बनाने की फैक्ट्री का कारोबार करना चाहते हैं, हम मान लो बंदूक का कारोबार करना चाहते हैं, तो क्या ये आपको फ्रीडम मिलता है? नहीं, ये नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा? फिर से वही आ जाएगी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी, कि आप किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कारोबार नहीं कर सकते हो जो इलीगल हो, जो इमोरल हो। जो इलीगल और इमोरल कारोबार है वो आप करने की आजादी आपको फंडामेंटल राइट नहीं देता है। एक चीज और समझो इसी में कि मान लो कि इमोरल, चलो इंटीग्रिटी समझ में आ गया हमें, हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो कहता है कि एटॉमिक एनर्जी से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो क्यों नहीं हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना शुरू कर दें। और मान लो हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं, हम एनर्जी के लिए बना रहे हैं, हम ये गारंटी देते हैं कि हम जो बना रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, उससे जो हम लोग एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, उस एटॉमिक एनर्जी का उपयोग हम अपने जनता के सेवा के लिए ही करेंगे, हम उससे कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे। तो क्या हमें रिएक्टर बनाने की आज़ादी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ काम जो है ऐसे भी काम है जो सरकार का मोनोपोली है। जैसे मोनोपोली मीन समझो कि मोनोपोली क्या होता है कि यहाँ पर एक केस हुआ था, कोई कंपनी थी, उसके द्वारा एक केस किया गया था कि सरकार को कुछ, वो अपनी जो फैक्ट्री जो बनाना चाहती थी, मान लो हाँ मोटर यान बनाना चाहती थी, वो बाइक बनाना चाहती थी, तो उसमें सरकार ने कहा कि सभी बाइक, जितनी प्रकार के बाइक बनेंगे वो सभी बाइक हम ही बनाएंगे। तो उन्होंने जाकर केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम कोई भी व्यापार करने के लिए आजाद है, तो हमें रोका जा रहा है सरकार के द्वारा। तब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर ये सरकार ने इसमें एक पॉइंट ऐड किया कि जिस कारोबार पर सरकार चाहेगी कि हमारा मोनोपोली हो, जिस पर हम ही सिर्फ बना सकते हैं, उस पर सिर्फ हम बनाएंगे, उस पर कोई और व्यक्ति को आजादी नहीं मिलेगी। दीज आर एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना एक्सेप्शंस के आप इसको क्लियरिफिकेशन नहीं ला पाओगे, आपको याद भी नहीं रहेगा, आप कंफ्यूज कर जाओगे। जैसे मान लो कि इसी में दिया हमने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन कंट्री, इसी को एक बार और समझते हैं। मान लो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बोला जा रहा है, मान लो कि कोई एक शहर है, मान लो ये एक शहर है और इस शहर पे जाने के लिए एक रास्ता है, बस एक ही रास्ता है। मान लो इस शहर ए को जाने के लिए एक रास्ता है और इस रास्ता पर टोल प्लाजा बन जाए, ध्यान से समझो, इस रास्ते पे एक टोल प्लाजा बन जाए और जो व्यक्ति को जाएगा उसको टोल पर टोल फी देने के बाद ही आप उस शहर में इन कर सकते हो। मान लो एक व्यक्ति यहाँ पर एक्स गया और उसको बोला गया कि टोल प्लाजा पर कि आपको फीस दो, टोल फीस दो, तब आपको
हम शहर में एंट्री देंगे और उसके पास पैसा नहीं है, अब उसके पास मान लो कि उसके पास पैसा ही नहीं है, तो क्या वो इस शहर में इन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसका फंडामेंटल राइट है यहाँ पर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन कंट्री, वो कंट्री के अंदर कहीं भी मूव कर सकता था। बट यहां क्या हुआ कि टोल प्लाजा ने उसे इस शहर में घुसने से रोक दिया। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तब तो आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो गया। जबकि आपको फंडामेंटल राइट आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि आप कहीं भी मूव कर सकते हो, बट यहां कहां बेचारा मूव करेगा? आप देखते हो कि बहुत सारे सड़कों पर टोल प्लाजा रहता है, तो टोल प्लाजा अगर है तो व्यक्ति तो शहर में मूव नहीं कर पाएगा। तो वैसे कंडीशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन अपना ऑर्डर दिया कि अगर मान लो किसी शहर में जाने का एक ही रास्ता है, अगर किसी शहर में इन करने का एक ही रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है, तो उस रास्ते पर टोल प्लाजा नहीं लगा सकते हो आप। क्यों नहीं लगा सकते हो? क्योंकि उसके फंडामेंटल राइट को आपको प्रोटेक्ट करना है, फंडामेंटल राइट है आपका। तो इस तरीके से अगर आप समझोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, एग्जामिनेशन में भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये 19 था, आर्टिकल 19, जिसमें 6 प्रकार की फ्रीडम थे। इनिशियली 7 प्रकार के थे, एक को हटा दिया गया। कैसे हटा? 44th अमेंडमेंट कब हुआ? 1978 में, जो 19 का 1 का F था। तो 6 फ्रीडम। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर अब 20, 21, 22 को। तो आर्टिकल 20 देखेंगे हम लोग। 20 में कहता है हमारा कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आपको आर्टिकल 20 दिया, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। फिर 21 जो है वो है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और 22 है गिरफ्तारी और निरोध कुछ दशाओं में संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो 3 और आपको लॉ में आर्टिकल मिलेंगे राइट टू फ्रीडम में। एक एक करके सबको फिर से समझते हैं जल्दी जल्दी। तो आर्टिकल 20 देखेंगे हम लोग पहले। इसमें है कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, जिसको हिंदी में कहा गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कुछ संरक्षण यहाँ पर आर्टिकल में हमें मिला है फंडामेंटल राइट्स में। वो क्या है कि कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब तक वो किसी लॉ का वायलेशन ना करे तब तक उसे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। मीन्स क्या है कि अगर मान लो कि पुलिस आपको सीधे पकड़ ले और आपको बताया ही नहीं कि आपने क्या गलती किया, आपके खिलाफ कौन सी शिकायत दर्ज हुई, आपके खिलाफ कौन सा FIR दर्ज हुआ, तो आपको कन्विक्ट नहीं किया जा सकेगा। ये हमें फंडामेंटल राइट में ये पावर हमें मिलता है कि बिना दोष के, बिना वायलेशन ऑफ लॉ के आपको कॉन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। फिर इसी में मिलता है एक और चीज मिलता है कि किसी एक वायलेशन के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी, एक से अधिक बार सजा नहीं मिलेगी। मतलब मान लो कि हमने कोई क्राइम किया, उसका अगर हमें पनिशमेंट मिल गया तो दोबारा हमें उसी क्राइम के लिए फिर पनिशमेंट नहीं मिलने जा रहा है। तो इस लॉ में आपको ये चीजें मिलेगी कि बिना दोष के, बिना आपके अगेंस्ट कंप्लेन के, बिना आपके अगेंस्ट कोई ऐसा ठोस सबूत के आपको कॉन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 20 कहता है। 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। जैसे आर्टिकल 20 को देख लो तो आर्टिकल 20 जो है ये हमारे सिटीजन्स के लिए अप्लीकेबल है, एक नॉर्मली पर्सन के लिए भी अप्लीकेबल है, फॉरेनर्स के लिए भी अप्लीकेबल है, कोई कंपनी के लिए भी अप्लीकेबल है। ये कोई एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछता है क्वेश्चन हमेशा कि इंडिविजुअल्स यानी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए कौन सा फंडामेंटल राइट है, कौन सा राइट सभी के लिए है। तो ये आपका 20 या 21 जो है ये सारे आपका जो आएंगे वो सभी के लिए आएंगे। तो 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इंपॉर्टेंट है क्या कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है आपके फंडामेंटल राइट में, कि हमारा जो पर्सनल लिबर्टी है या हमारा जो, देखो इसको समझने के लिए ऐसे समझना है इस चीज को कि लाइफ मतलब जिंदा जो आदमी है, जिंदा होना के मतलब ये नहीं है कि केवल हम सांस ले रहे हैं तो हम जिंदा हैं। जिंदा रहने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। जीवित रहने के लिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था मनेका गांधी वाले केस में, तो उसमें पर्सनल लिबर्टी में बहुत सारे राइट्स को ऐड किए गए थे। हुआ क्या था, जैसे आप देखो 20 में क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार उस समय तक नहीं कर सकती है जब तक कि उसके पास कोई ठोस कंप्लेन, FIR या कोई ऐसा
प्रूफ ना हो कि उसने लॉ को तोड़ा है। आप 20 को देखो और 21 को देखो। 21 कहता है पर्सनल लिबर्टी का राइट। मीन्स क्या है कि मेरा जीवन जो है एक शुद्ध, मतलब क्या कर सकते हो कि मेरे जीवन में आप हमारे मान लो कि कोई व्यक्ति है, उस पर गई पुलिस गई, अचानक उसको उठा के ले आई, तो उसके पर्सनल लिबर्टी का हनन हुआ। कैसे हनन हुआ? वो मान लो एक इज्जतदार व्यक्ति था, बिना किसी कारण के पुलिस उसको उठा के ले गई, समाज में उसकी बदनामी हुई, कल को कि उसको पुलिस उठा के ले गई, उस पर तो एक तरीके से उसके पर्सनल लिबर्टी पर हमला हुआ। तो आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करता है। वैसे ही 21 में मनेका गांधी के केस के बाद बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया। जोड़ा कैसे गया कि लाइफ को एक आइडियल लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत सारे राइट्स चाहिए, जैसे राइट टू एजुकेशन, जिसे बाद में ऐड किया गया। मान लो कि पॉल्यूशन फ्री लाइफ, ये भी ऐड किया गया। आपके इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए आवश्यक है तो राइट टू इलेक्ट्रिसिटी ये भी ऐड किया गया। इस तरह से बहुत सारे राइट्स को ऐड किया गया पर्सनल लिबर्टी में। ध्यान से समझना, इसमें एक लाइन जैसे लिखा रहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सपेक्ट प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मींस क्या है कि जब तक आपने कोई कानून नहीं तोड़ा या आपने कहीं पे कोई वायलेशन नहीं किया, आप वायलेशन करने के बाद जो प्रोसीड्यूर है एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो प्रोसीड्यूर बनाया गया है लॉ के को बरकरार रखने के लिए, अगर उस प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हुए अगर आपका डिटेंशन या आपका कन्विक्शन होता है तो उसे वैलिड माना जाएगा। तो इसका एक मतलब समझो, जैसे कि मान लो कि कहा जाता है कि किसी लेडी को, अगर कोई लेडी क्राइम करती है तो उसे पकड़ने के लिए, उसे गिरफ्तार करने के लिए लेडी पुलिस चाहिए। तो ये प्रोसीड्यूर है। प्रोसीड्यूर जो लॉ के द्वारा बनाया, मतलब लॉ को मेंटेन रखने के लिए बनाया गया है। तो कोर्ट का जो रोल हुआ करता था कि जो प्रोसीड्यूर है वो फॉलो किया गया कि नहीं फॉलो किया गया, केवल कोर्ट इस चीज को देखती थी। इसका जस्ट उल्टा होता है, वो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम कानून को नहीं देख रहे हैं, किस कानून के अंतर्गत इस पर कन्विक्शन हुआ ये नहीं चेक करना है कि उस कानून को लागू करने के लिए जो प्रोसीड्यूर था, उस प्रोसीड्यूर को अधिकारियों ने, ऑफिसर्स ने फॉलो किया कि नहीं किया। तो जब पहली बार मनेका गांधी के केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जब चेक किया गया तो 21 में ऐड किया गया बहुत सारे राइट्स को। जैसे आप कह सकते हो राइट टू मैरिज, शादी करने का अधिकार, ये आपका इसी से पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। इसी में ऐड किया गया आपको आगे चल के आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ। तो पर्सनल लिबर्टी मतलब क्या हुआ? किसी के लाइफ को सुंदर बनाने के लिए उसे कौन कौन से अधिकार चाहिए, उसी में आपको मिला राइट टू एजुकेशन, उसी में आपको मिलता है राइट टू मैरिज, उसी में मिलता है आपको राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, उसी में मिलता है आपको राइट टू पॉल्यूशन फ्री। तो पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मिलता है अधिकार 21 में। फिर मिलता है 22 गिरफ्तारी और निरोध, कुछ दशाओं में संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया तो वो आपको बताना पड़ेगा ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कि किस ग्राउंड पर आपको अरेस्ट किया गया। मान लो अरेस्ट हुआ तो आपका लीगल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपके पास राइट होगा कि आप अपने वकील को वहां पर रखो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट आपको लॉयर उपलब्ध कराएगी कि आपका रिप्रेजेंटेशन वहां पर, मतलब अगर आपको डिटेन किया जा रहा है, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आपके पास राइट क्या क्या रहेंगे ये आपको पता रहना चाहिए। पहला है कि हमें ग्राउंड पता रहना चाहिए, किस ग्राउंड पर अरेस्ट हुआ। दूसरा, हमारा लीगल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर लीगल रिप्रेजेंटेशन मतलब एडवोकेट को रखने का मेरे पास पैसा नहीं है तो हमें फ्री लॉयर उपलब्ध कराएगी। 24 आवर के अंदर हमें मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि हमें इस कारण से गिरफ्तार किया गया, यानी मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर के अंदर हमें प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम।
आर्टिकल 23 है हमारा प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर को, कि मान लो 23 जो है हमारा वो हमें देता है राइट देता है कि हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब कि मानव का व्यापार या फोर्स लेबर मीन्स क्या हुआ कि आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते। जैसे कि एक वर्ड था हमारे इंडिया में बेगाड़ी खटना। बेगाड़ी खटना का मतलब यही था कि आपको बिना सैलरी का काम करना पड़ेगा। तो बेगाड़ी को हटाने के लिए सरकार ने कानून लाया। क्योंकि कानून क्यों लाया गया? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में हमारा था। तो आप किसी भी प्रकार से ह्यूमन का व्यापार नहीं कर सकते हैं या किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। जो एक तरीके से आप कहो कि आर्टिकल जो 17 था आपका अनटचेबिलिटी, उसी से ये रिलेटेड रहता है। यहाँ पर आर्टिकल 24 जो है वो है कि बच्चों का फैक्ट्रियों में, हैजार्डस फैक्ट्रियों में जहाँ पर बहुत खतरा है, उस तरह के फैक्ट्रियों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता है। बाद में इस पर बहुत सारे डिक्लेरेशन और बहुत सारे क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, जिसमें हैजार्डस वर्ड जो था उसको शामिल किया गया कि हैजार्डस मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो कि कहीं पर खनन हो रहा है, कहीं पर खुदाई का काम हो रहा है, या कहीं पर मान लो कि विस्फोटक चीज बन रही है, उस तरह की फैक्ट्रियों में बच्चों 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक्ट भी बनाया गया। नेक्स्ट हमारा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता में कहता है आर्टिकल 25 कहता है हमारा कि हम फ्री हैं, कि स्टेट का चूंकि कोई धर्म नहीं है बट स्टेट सभी धर्मों पर नजर रखेगी। वो आप अपने धर्मों का प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उसको प्रोफेस कर सकते हो, उसे आप आगे बढ़ाने के लिए भी काम कर सकते हो, बट क्या नहीं कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर आप पब्लिक ऑर्डर नहीं निकाल सकते हो, आप मोरालिटी के अगेंस्ट काम नहीं कर सकते हो, आप हेल्थ के अगेंस्ट काम नहीं कर सकते हो। तो आपको अपने धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र हो, बट आपको पब्लिक ऑर्डर मीन्स क्या हुआ कि हम एक आम जनता के लिए कोई आदेश नहीं निकाल सकते हैं कि हाँ आप सभी इसी काम को करेंगे, आप सभी इसी प्रकार से काम करेंगे, ये आप नहीं कर सकते हैं। मोरालिटी एंड हेल्थ आपका ग्राउंड है जो वहां पर आपको रोका जाएगा। तो आर्टिकल 25 है आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है। 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप रिलीजियस अफेयर आप कर सकते हैं, बट फिर से वही बात रहेगी कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आप कहीं पर भी इस तरह का काम नहीं करेंगे। फिर आपका आता है 27 नॉट टू पे टैक्सेज। टैक्स नहीं देना है आपको किसी भी धर्म के चीज़ों के लिए। जैसे कि हमने जानते थे कि अकबर के टाइम में जजिया लगता था, तो उस तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको। अगर किसी जगह धर्म को लेके पूजा करनी है या पाठ करनी है तो वहां पे आपको कोई टैक्सेज नहीं दी जानी है आपके द्वारा। कहीं कहीं पे इसको बोला जाता है, जैसे मान लो कि किसी जगह पे किसी हम धर्म के जगह पे गए, वहाँ पर सर्टेन हमें पैसा देना पड़ता है, अंदर जाने एंट्री के लिए फ़ी देना पड़ता है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया वो फ़ी है, वो मेंटेनेंस के लिए, साफ सफाई के लिए, सिक्योरिटी के लिए फ़ी है, फ़ी आपको देना चाहिए, वो आप देंगे, बट उसे आप टैक्सेज में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो टैक्स से यहाँ पे रिलीफ हुआ कि आपको टैक्स नहीं मिलेगा। फिर है 28 नंबर फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कि मान लो कि अगर इंस्ट्रक्शन आता है आपको, रिलीजियस कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो आप उससे फ्री है। मान लो कि किसी स्कूल में कह दिया गया कि नहीं आपको बैठ के सबसे पहले मान लो कि हवन ही करना है, तो इस तरह के प्रैक्टिसेस से आपको आज़ादी है। जैसे कि हाल ही में नरेंद्र मोदी का 2014 वाला सरकार थी, तो उसमें कहा गया था सूर्य नमस्कार करना होगा योगा दिवस के दिन, सभी विद्यालयों के लिए पब्लिक ऑर्डर निकाल दिया गया था। तो उसमें बहुत बवाल मचा इसी बात को लेकर कि क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट कहता है कि आपको किसी भी प्रकार का रिलीजियस, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि सूर्य नमस्कार जो है वो एक रिलीजियस चीज है तो उसको हम मानने से इनकार कर देंगे। बाद में इसे स्पष्ट किया गया था कि योगा है एक प्रकार का एक्सरसाइज है, अगर आप मंत्र के साथ करते हैं देन वो रिलीजियस होगा, बिना मंत्र के करते हैं तो वो आपके लिए सिंपली एक योगा है। तो इस तरह का क्यों इस पर बवाल हुआ, कारण समझो। कारण आपका आर्टिकल 28 ये कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, कि कोई भी आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता है कि हाँ आपको यही करना पड़ेगा, तो ये आपके फंडामेंटल राइट का हनन होगा। फिर आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसमें दो राइट है आपके पास 29 और 30। 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को यहाँ पे डिफाइन जो किया गया वो किया गया रिलीजियस और
लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को डिसाइड किया गया। हालांकि इस पर बहुत सारे डिबेट होते हैं, हम डिबेट में नहीं फंसेंगे, फिलहाल आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से घुसना है। तो प्रोटेक्शन है आपका यहाँ पर किसके लिए? माइनॉरिटी के लिए। माइनॉरिटी कौन से होंगे? धर्म के आधार पर माइनॉरिटी होंगे या भाषा के आधार पर आपके माइनॉरिटी होंगे। नेक्स्ट है राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटी को ध्यान में रखकर बताया गया है कि वो अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। बट ध्यान देना यहाँ पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर वो मान लो कि कोई धर्म के आधार पर अपना एक स्कूल खोलता है और उसमें वो कहता है कि आपको इसी धर्म को मानने के लिए इसकी परंपराओं को भी सीखना पड़ेगा, देन आर्टिकल 28 अगेन यहाँ पर इंटर मारेगा। वो आपको इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं कि हाँ आप उसी धर्म के चीज़ों को सीखो। वो स्कूल चला सकते हैं। जैसे मान लो कि आर्य समाज ने अपना एक स्कूल बनाया और आर्य समाज स्कूल में सिखाना शुरू कर दे आपको कोई धर्म को लेके चीज़ों को, तो आपको प्रोटेक्ट करता है वहाँ पे फिर आर्टिकल 28 कि आप धर्म को लेके चीज़ों को आप इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, आप स्कूल खोल सकते हो। आपको स्कूल खोलने का राइट किस लिए दिया जा रहा है? प्रोटेक्शन करना है किसको? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को। इसके लिए आप स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चला सकते हो। लास्ट देखते हैं हम लोग। लास्ट जो हमारा है फंडामेंटल राइट वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 में दिया हुआ। 32 बोलता है रिट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को और साथ ही साथ ये अधिकार है हाई कोर्ट को। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन हमेशा पूछता भी है कि क्या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है? यस, एकदम जारी कर सकता है। और आर्टिकल 226 ये पावर देता है हाई कोर्ट को कि हाई कोर्ट भी अपना रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जारी जो करती है अपना रिट वो जारी करती है आर्टिकल 32 से और हाई कोर्ट करती है 226 से। कहा जाता है रिट को कि राइट टू प्रोटेक्ट राइट। जितने राइट्स अभी तक आपने पढ़े 14 से लेके अभी तक जितने पढ़े, जो पढ़ रहे हो इवन 32 को भी, कि जितने भी फंडामेंटल राइट हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक राइट दिया गया है। होता क्या है कि मान लो कि कहीं पे फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट और वहां से कोर्ट उसको जस्टिफाई करेगी इस 5 केसेज में और वहां से वो रिट जारी करेगी। मतलब आप किसी भी सिटीजन्स का आप फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते हैं। जैसे इसमें 5 तरह के रिट है, जिसमें नाम दिया हुआ आपका हैबेस कॉर्पस, जिसे हैबिस कॉर्पस भी कहा जाता है, मैंडामस है, सेरसोरी है, उसके बाद है प्रोविजन, फिर है क्यू वारंटो। तो ये सारे जो पांचों हैं, ये पांचों वर्ड जो है वो लैटिन के वर्ड हैं, जिसका अगर मीनिंग समझो तो इसका मीनिंग होगा हैबिस कॉर्पस का मतलब होता है वी वांट टू हैव, कि हमें वो देखना है। जैसे मान लो वी वांट टू हैव द बॉडी, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कोई गिरफ्तार कर ले, नजरबंद कर ले, तो ये उसके पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हनन हो गया। वो उसका कोई व्यक्ति चला गया कोर्ट के पास और कोर्ट के पास बताया कि उसे वहां पर रख लिया गया है बिना किसी कारण से, देन कोर्ट वहां से हैबेस कॉर्पस नाम का रिट जारी करेगा कि हमें वो व्यक्ति चाहिए, आप उसे मेरे सामने प्रस्तुत करो, हम बताएंगे कि वो सही है या गलत है। आपको राइट नहीं है कि आप उसे नजरबंद कर लो, आप उसे गिरफ्तार कर लो बिना किसी कारण के। यानी पहला जो है ये अगेंस्ट द स्टेट। मान लो कि उठा के कौन रखेगा? पुलिस ही मान लो किसी को उठा के रख ले और उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं करे, देन कोर्ट वहां पर अगेंस्ट दी स्टेट को वो डायरेक्शन देगी कि आप उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करो, हम चेक करेंगे। आपको राइट नहीं है कि बिना किसी कारण से किसी व्यक्ति को आप उठाकर रख सकते हो। वैसे दूसरा जो है मैनामेंडस। मैनामेंडस मतलब होता है, इसका अगर मीनिंग समझो तो ये होता है वी कमांड, हम कमांड कर देंगे, हम कमांड देंगे। कमांड किसको देंगे? जब भी ये कमांड देंगे, ये कमांड देंगे एग्जीक्यूटिव को। हम कमांड किसको देंगे? एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव को कमांड कब देंगे? जब लगेगा कोर्ट को ऐसा कि एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना पब्लिक ड्यूटी करने में फेल हो गया। जैसे मान लो कि सर्टेन, जैसे एग्जांपल समझो कि मान लो कि आपके घर के बगल में या कहीं पर दूर में आप देखें कि कहीं पर चोरी हुआ या कोई क्राइम होता है और क्राइम होने के बाद पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करना नहीं चाहती है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की। वैसे केस में नियमता उसे एफआईआर करना चाहिए था, बट उसने एफआईआर नहीं किया। इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट
रिट जारी करती है मैंडामस। मैंडामस करता है क्या कि हम पब्लिक ऑर्डर मतलब पब्लिक सर्वेंट को यानी एग्जीक्यूटिव को हम ऑर्डर दे रहे हैं कि आप अपना ड्यूटी निभाओ। इफ कोई पब्लिक सर्वेंट या एग्जीक्यूटिव अपने पब्लिक ड्यूटी को अगर निभाने में फेल हो जा रहा है, इन दैट केस वहां पर ये रिट जारी होगा। उसके बाद है सर्सियोररी है और प्रोविजन है। ये दोनों जो है ये दोनों जारी होगा, जनरली ये जारी होता है लोअर जुरिडिक्शन को, ये जारी होगा ये दोनों लोअर जुरिडिक्शन को, जुडिशरी को जारी होगा। क्या होगा कि मान लो कि वैसा है कि अगर मान लो कि निचली अदालत, जैसे जो तुम्हारा, जैसे सिंपल समझो कि बॉम्बे का हाई कोर्ट जो है वो मान लो कि गुजरात के हाई कोर्ट के अंदर जो क्राइम हुआ उसका केस अपने पास रख ले। इन दैट केस की उसके जुरिडिक्शन में वो केस था नहीं, फिर भी वो उसका पर काम कर रही है। इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट वहां पर रिट जारी करती है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप उस पर अधिकार क्षेत्र पर आप काम अतिक्रमण कर लिए हैं, तो वहां पर वो रिट जारी कर सकती है। मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कि किसी अपने लोअर जुडिशरी में अगर लोअर जुडिशरी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करना शुरू कर दे, इन दैट के सुप्रीम कोर्ट वहां पर रिट जारी करेगी। वैसे ही आपका प्रोविजन है, प्रोविजन में इसको सिंपली कहो ये अधिकार शोकॉज जारी करती है। मान लो कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति किसी पद पर नियुक्त हो गया है और वो उस पद पर वो जो नियुक्त हुआ है उसका उस पर अधिकार नहीं है, फिर भी वो उस पद पर बैठा हुआ है। इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट शोकॉज जारी करती है उस व्यक्ति को कि आप अपना प्रूफ दो कि आप उस जो पद पर बैठे हो वो कानूनी रूप से आपका है कि नहीं है। इन दैट केस वो जो शोकॉज जारी करती है दैट इज कॉल्ड रिट प्रोविजन। तो ये हो गया आपका प्रोविजन। क्योवारंटो जो है उसका मतलब होता है वी आस्क व्हाट्स योर ऑथोरिटी, हम आपकी ऑथोरिटी को ही चेक करेंगे, हम आपकी ऑथोरिटी को चेक करेंगे। ये भी आपका जो जारी होगा वो जारी होगा एग्जीक्यूटिव को। इसका मतलब हुआ वी वांट टू नो व्हाट्स योर ऑथोरिटी। तो इस प्रकार से 5 रिट जारी कर, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हमेशा यहां से आता ही आता है। एक तो सीधा सीधा इसका मीनिंग पूछ सकता है, दूसरा पूछता है क्वेश्चन की रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है कि हाई कोर्ट के पास, याद रखना दोनों के पास है। एक क्वेश्चन इसमें यह भी आता है कि यहां जैसे लिखा हुआ है राइट्स टू प्रोटेक्ट राइट, तो राइट्स को प्रोटेक्ट करने के का ये राइट है। तो राइट्स जो है आपका 14 से 31 तक के राइट को प्रोटेक्ट करता है, 30 ही कह लो कि 40 से 30 तक के राइट को सिक्योर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, या 14 से 32 को। मान लो यही क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में जो रिट जारी होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, 14 से लेके 30 तक को कि 14 से लेके 32 तक को। तो ध्यान से समझना ये 14 से लेके 32 ये अपने आप को भी प्रोटेक्ट करेगा हमेशा। तो ये था आपका फंडामेंटल राइट। होप यो क्लास आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।